हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर के चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस तक सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अलॉन्ग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं शॉर्ट्स वगैरह भी डालती रहती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होते हैं एंड मेजर मेजर इंसिडेंट्स को बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में समझाते हैं। सो आई होप हिस्ट्री लवर्स आर गोना लव इट। सो चलिए अब देखते हैं ये चैप्टर। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम इनमें उन इंडिजिनस लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनको उन्हीं के यहाँ से, जहाँ वो रहते थे, उन्हीं के घर से डिस्प्लेस कर दिया गया था। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। अब कौन इन्हें डिस्प्लेस कर रहा है और कौन लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इसके बारे में आप इस पूरे चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो इसका जो मेजर फोकस है वो अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन पीपल के ऊपर होने वाला है। पीपल से मेरा मतलब है नेटिव पीपल। ओके। तो अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पे हमारा मेजर फोकस होने वाला है। पहले हम अमेरिका के बारे में जानेंगे एंड देन हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, वहाँ की नेटिव पीपल के बारे में जानेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और कैसे उनको उन्हीं के घर से डिस्प्लेस कर दिया गया, ये भी हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो 18th सेंचुरी में क्या होता है कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, वेट अ मिनट, हाँ, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो रीजन्स थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस आने लग गए थे माइग्रेट करके, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस की सेटलमेंट हमें देखने को मिली। अब इन्हीं की जो सेटलमेंट्स होती थी, इनको हम कॉलोनीज़ की तरह रेफर करते थे। इवन इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन की। People from Asian countries migrated to some of these countries. Today, Europeans and Asians form a majority in these countries, and the number of native inhabitants are very small. तो यूरोप से तो लोग आ ही रहे थे, एशिया से भी लोग आने लग गए थे, जिसकी वजह से इन कंट्रीज की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। बट जो नेटिव पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। तो इन लोगों ने बेसिकली क्या करा कि ये लोग इधर आके सेटल होने लग गए, बिकॉज़ इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ थे। तो उनका इन्होंने अच्छा खासा यूटिलाइज़ेशन करा, यहीं पे ये लोग सेटल हो गए और नेटिव पीपल, वही लोग जो यहाँ पे पैदा हुए, इतने सालों से वहाँ पे रहे हैं, उन्हीं लोगों को इन लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, जो कि हम इस चैप्टर में अच्छे से जानने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज़ की। अब तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, हमने सारे चैप्टर्स के सोर्सेज़ देखे हैं एंड इस चैप्टर के भी हम सोर्सेज़ को जानने वाले हैं। Till the middle of the 20th century, American and Australian history textbooks used to describe how Europeans discovered the Americas and Australia. They hardly mention the native peoples except to suggest that they were hostile to Europeans. तो अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में नेटिव पीपल की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री भी जो पढ़ाई जाती है वो ऐसे पढ़ाई जाती है कि उसमें नेटिव पीपल का कोई जिक्र ही नहीं है। नेटिव पीपल के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है और अगर पढ़ाया जाता भी है तो ये बताने के लिए कि कैसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल थे टू यूरोपियंस, जो कि कहीं ना कहीं झूठ भी है, बिकॉज कुछ नेटिव पीपल ऐसे थे, बल्कि ज़्यादातर नेटिव पीपल जो थे वो यूरोपियंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे और काइंड थे, इवन हेल्पफुल भी थे और उनकी मदद करा करते थे। लेकिन फिर भी अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ये चीज़ बताई ही नहीं जाती थी, बल्कि नेटिव पीपल को विलन की तरह दिखाया जाता था, या फिर आप कह सकते हैं दिखाया ही नहीं जाता था। दीज पीपल्स आर हाउएवर स्टडीड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट का तो काम होता ही है पढ़ने का, तो जब स्टडीज कर रहे थे तो उन्होंने इन लोगों के बारे में भी जाना एंड वो यही चीज़ से कंफ्यूज हो गए कि आखिर इन लोगों के बारे में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। वो तो आगे जाके 1960s में हम लोग कहते हैं कि कैसे जो नेटिव पीपल थे उनको एनकरेज करा गया कि आप अपने बारे में लिखिए, अपने बारे में बताइए, जिसकी वजह से ओरल हिस्ट्री भी हमें देखने को मिली। टुडे इट इज पॉसिबल टू रीड हिस्टोरिकल वर्क्स एंड फिक्शन रिटन बाय द नेटिव्स। आज ये पॉसिबल है कि आप लोग नेटिव्स के बारे में आप जान सकते हैं, बल्कि ये पूरा चैप्टर नेटिव्स के ऊपर ही है और हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में। बट 1840s में ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी, या फिर आप कह सकते हैं लोगों को नेटिव के बारे में पता ही नहीं था, और वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि उनके बारे में मेंशन नहीं करा जाता था। वो तो आगे जाके 1960s में इनको एनकरेज करा गया कि अपने बारे में बताएं। और ऐसे ही आज आप म्यूजियम्स में जा सकते हैं और नेटिव आर्ट को, उनके वर्क को देख सकते हैं। इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, बट इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब आप अपनी ही कंट्री से इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं कि आप दूसरी कंट्री से हेट करने लग जाते हैं। मतलब कि सी, इंपीरियल टर्म का मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ग्रैंड होता है। एंड जब ये ग्रैंड कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जब ऐसी कंट्रीज दूसरी कंट्री पर अपना दबदबा बनाने लग गई, तो उस टाइम को हमने एसोसिएट करा इंपीरियलिज्म से। इंपीरियलिज्म आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत एसोसिएटेड है कॉलोनियलिज्म से। ठीक है। अब अगर हम बात करें अमेरिकन एम्पायर की, ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल, तो वो 17th सेंचुरी के बाद एक्सपैंड नहीं कर रहे थे।
लेकिन फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड तो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे थे और इन्होंने इवन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया जैसी रीजन्स में कॉलोनीज़ वगैरह भी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी। फ्रॉम 18th सेंचुरी ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक्सटेंड कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ इनको सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट दिखता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्रॉफ़िट। तो ये जहाँ-जहाँ पर भी कॉलोनी स्टैब्लिश करते थे, कॉलोनीज़ का मतलब आपको पता चल ही गया होगा पिछले स्लाइड में। तो ये जहाँ-जहाँ पर भी अपनी कॉलोनीज़ को स्टैब्लिश करा करते थे, वहाँ-वहाँ पर हमको इनका डिफरेंट नेचर ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता था। साउथ एशिया में अलग था, अफ्रीका में अलग था। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो हम अपने इंडिया को एज़ एन एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। हम भी तो इनकी कॉलोनी ही थे और हमारे यहाँ जब ये राज करते थे, जब इन्होंने हमें अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो ये यहाँ क्या करते थे, ये हमारे लोकल रूलर्स को डिफीट करते थे और उनकी टेरिटरीज़ को एनेक्स करा करते थे। एंड देन उसके बाद ही क्या करा करते थे कि ये लोग टैक्स कलेक्ट करा करते थे। लेकिन अफ्रीका में हमें थोड़ी अलग चीज़ देखने को मिली बिकॉज़ ये सब कोस्ट-कोस्ट में ही ट्रैवल करा करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि ये सब कोस्ट-कोस्ट में ही ट्रेडिंग वगैरह करा करते थे एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये सब कोस्ट-कोस्ट में ही जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करा करते थे। बट अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की तो इट वाज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज़ साउथ अफ्रीका में ये इंटीरियर्स में भी जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह करना शुरू कर दिए थे। वो तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये पूरे अफ्रीका में ही घुस गए एंड इवन इन्होंने आगे जाके अफ्रीका का बँटवारा भी कर दिया। तो चलिए बात करते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस की। तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जो जर्मन चांसलर होते हैं बिस्मार्क, हम लोग 10th क्लास में बिस्मार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। बिस्मार्क ही थे जिन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया। तो जैसा कि हमने जाना कि कैसे ये लोग अफ्रीका में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एक्सटेंड कर रहे थे। मोस्टली तो ये लोग सिर्फ कोस्ट-कोस्ट में ही जाया करते थे एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका। बट लेट 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि ये पूरे अफ्रीका में ही घुस गए एंड इन्होंने आगे जाके क्या करा कि ये उसका बँटवारा तक करने पर आ गए। ये जो बड़े-बड़े यूरोपियन नेशंस थे, ये अफ्रीका पे अपना कंट्रोल आज़माना चाहते थे बिकॉज़ अफ्रीका में काफ़ी रिसोर्सेज़ थे। तो जहाँ रिसोर्सेज़ वहाँ यूरोपियंस। तो ये लोग आते हैं अफ्रीका में। अब जो बिस्मार्क होते हैं वो नहीं चाहते थे कि सारे यूरोपियन नेशन जो है वो दोबारा से लड़ जाएँ। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, सबको अफ्रीका मिलेगा, एक काम करते हैं कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई जिसमें कि 90% ऑफ द अफ्रीका को डिवाइड कर दिया गया एंड सिर्फ लिबेरिया एंड इथियोपिया ही थे जो कि इंडिपेंडेंट थे। ओके, तो ये था बर्लिन कॉन्फ्रेंस। ये बुक में मेंशन नहीं है बट मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। तो उनका नेम कैसे डिराइव हुआ वो चीज़ बताई गई है, तो आप प्लीज़ इसे रीड कर लीजिएगा। अब हम नॉर्थ अमेरिका की ज्योग्राफी के बारे में जानने वाले हैं एंड वहाँ के नेटिव पीपल के बारे में जानने वाले हैं। कैसे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया उसके बारे में जानने वाले हैं बिकॉज़ मैंने आपको बताया था कि ये पूरा चैप्टर अमेरिकन नेटिव्स के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स के ऊपर फोकस करता है। तो नेटिव्स के बारे में जानने से पहले हम लोग इस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, तो वेस्ट साइड में आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन है एंड ईस्ट में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ ईस्ट की, तो आपको यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स देखने को मिलेगा, बट अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न साइड की तो यहाँ पे आपको रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ओके, कनाडा आपको ऊपरी साइड पे देखने को मिलेगा, देन आपको यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलेगा एंड देन उसी के सदर्न पार्ट में आपको मेक्सिको देखने को मिलेगा। ओके, ऊपर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है एंड देन मेक्सिको है। रॉकी माउंटेन्स आपको वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे एंड ग्रेट प्लेन्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न साइड में। अगर मैं बात करूँ ओशंस की, तो वेस्टर्न साइड में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, जैसे कि इंडिया में कौन-सा ओशन होता है वेस्टर्न साइड में? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। एंड ईस्टर्न साइड में आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के। अब अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ये आर्कटिक सर्कल है। ओके, फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। वेस्टर्न साइड पर रॉकी माउंटेन है, ईस्टर्न साइड पर ग्रेट प्लेन्स है। अगर मैं बात करूँ ओशन की, तो वेस्टर्न साइड में हमें पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा और इंडिया में वेस्टर्न साइड में कौन सा ओशन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ ईस्टर्न साइड में कि कौन सा ओशन है, तो वहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, कनाडा ऊपर है, देन यूनाइटेड स्टेट्स है एंड देन मेक्सिको है। ओके, अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूड की, तो आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये एक्सटेंडेड है। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिनेंट है वो आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, एंड पैसिफिक ओशन से लेकर अटलांटिक ओशन तक, जो कि हमने मैप में देख लिया। वेस्टर्न साइड में हमें रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, डेजर्ट ऑफ एरिजोना भी देखने को मिलता है और निवाड़ा।
एंड थोड़ा और अगर हम वेस्ट में जाएँगे तो हमें सिएरा नेवाडा माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप मैप को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो फिर से जान लेते हैं, वेस्ट में हमें रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलता है, डेजर्ट ऑफ एरिज़ोना एंड नेवाडा देखने को मिलता है, थोड़ा और वेस्ट में जाएँगे तो सिएरा नेवाडा माउंटेन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ईस्ट में हमें ग्रेट प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ग्रेट लेक्स देखने को मिलते हैं, वैलीज़ ऑफ मिसिसिपी देखने को मिलता है, ओहियो देखने को मिलता है, अपालेचियन माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। साउथ में आपको मेक्सिको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में 40% ऑफ द एरिया तो फॉरेस्ट के द्वारा ही कवर्ड है। ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज़ ये सारे इन जगहों पे पाए जाते हैं। एंड इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्यों बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमें ज़्यादातर यूएस एंड कनाडा में देखने को मिलती हैं, बिकॉज़ वहाँ पे रिसोर्सेज़ ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें व्हीट की, कॉर्न की, फ्रूट की, तो ये ज़्यादातर हमें कनाडा में देखे जाते हैं। इवन फिशिंग की जो मेजर इंडस्ट्री है, वो हमें कनाडा में देखने को मिलती है। तो एक और मैप मैंने नॉर्थ अमेरिका का लगा दिया है, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ ईज़ी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ जो पहला मैप था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, ये थोड़ा ईज़ी है समझने में। देखिए, कनाडा ऊपर है, देन यूनाइटेड स्टेट्स है, देन मेक्सिको है। पैसिफिक ओशन कौन-सी साइड में है? वेस्टर्न साइड में है। अटलांटिक ओशन कौन-सी साइड में है? ईस्टर्न साइड में है। देन आपको अलास्का रीजन भी देखने को मिलेगा। अलास्का एक ऐसा रीजन था जो कि यूएसए ने लिया था, उसके पास ऑलरेडी नहीं था, उसने लिया था, जो कि आगे जाके आप देखने वाले हैं कि कैसे लिया था। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो अब हम नेटिव पीपल के बारे में जानने वाले हैं। 30,000 साल पहले क्या हुआ था कि ये लोग एशिया से आए थे, एक लैंड ब्रिज के थ्रू, जो कि था बेरिंग स्ट्रेट। फिर 11,000 साल पहले क्या होता है कि हमें एक ओल्ड आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है जो कि अमेरिका में पाया गया, व्हिच वाज़ एन एरो पॉइंट, ठीक है? एंड वो 11,000 साल पुराना था। फिर 10,000 साल पहले हम लोग देखते हैं कि आइस एज आ गया था जिसकी वजह से ये लोग साउथ में मूव कर गए। एंड 5,000 साल पहले पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, बिकॉज़ क्लाइमेट जो है वो धीरे-धीरे स्टेबल होने लगा। फिर से जान लेते हैं, 30,000 साल पहले क्या होता है, ये लोग आते हैं। तो 30,000 साल पहले ये लोग बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू आए थे। देन हमें एक आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है जो कि एक एरो पॉइंट था, जो कि 11,000 साल पुराना है। फिर हमें देखने को मिलता है कि कैसे, हमें जानने को मिलता है कि कैसे 10,000 साल पहले आइस एज आया था और ये लोग साउथ में मूव कर गए थे। देन धीरे-धीरे 5,000 साल पहले क्या हुआ कि क्लाइमेट स्टेबल होने लगा जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई। ठीक है? तो ये लोग बैंड्स में रहा करते थे, विलेजेस में रहा करते थे अलोंग रिवर वैलीज़। फिश खाया करते थे, मीट खाया करते थे एंड इवन वेजिटेबल्स को कंज़्यूम करा करते थे और उन्हें कल्टीवेट करा करते थे। इनकी जो मेजर ऑक्यूपेशन थी वो एग्रीकल्चर थी, हंटिंग थी। ठीक है? ये लोग लॉन्ग जर्नीज़ पे जाया करते थे ताकि ये लोग मीट को फाइंड कर सकें। बाइसन जो होता था वो एक एनिमल था जिसके मीट को ये ज़्यादातर कंज़्यूम करा करते थे। लेकिन मैं बता दूँ कि ये ज़्यादा हंटिंग नहीं करते थे, बिकॉज़ ये लोग काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे टुवर्ड्स नेचर, तो ये उसको कभी भी हार्म नहीं करते थे। जितनी इनको ज़रूरत होती थी उसके हिसाब से ही लिया करते थे। आजकल हम लोग अपने ग्रीड के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। भले ही ये लोग मीट वगैरह को कंज़्यूम करते थे, लेकिन ये लोग उतना ही कंज़्यूम करते थे जितना इनको ज़रूरत हो। एंड ये लोग जब कल्टीवेट भी करा करते थे तो वो ज़्यादा मात्रा में नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये लोग फॉरेस्ट को कम काटा करते थे। बिकॉज़ आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी डिफ़ॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। बिकॉज़ सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग डिफ़ॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि वो लोग उस एरिया में सोयाबीन को कल्टीवेट करें। लेकिन ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। ये लोग कल्टीवेशन करा करते थे, बट उतना करा करते थे जितने की इनको ज़रूरत होती थी। ये लोग मार्केट वगैरह में नहीं बेचा करते थे। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियंस की, तो उनका तो काम था मार्केट में बेचने का। तो वो क्या करा करते थे कि वो लोग फॉरेस्ट को जितना हो सके उतना जो है काटा करते थे, ताकि वो लोग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कर सकें एंड उतना जो है मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमा सकें। बिकॉज़ क्योंकि ये लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं करा करते थे, इस वजह से हमें यहाँ पे कोई सरप्लस नहीं देखने को मिलता था, जिसकी वजह से यहाँ पे टाउन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे एम्पायर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ और कोई मार्केट नहीं थी। दे वर कंटेंट विद द फूड एंड शेल्टर दे गॉट। ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे कि वो ज़मीन का टुकड़ा तेरा है या वो ज़मीन का टुकड़ा मेरा है। ये लोग मिल बाँट के रहा करते थे एंड ये लोग बार्टर सिस्टम को आप कह सकते हैं फ़ॉलो करा करते थे। इनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी कि ज़मीन को भी बाँटा जा सकता है। मतलब आज हम देखते हैं कि लैंड ओनरशिप है, बट इनको वो चीज़ स्ट्रेंज लगती थी कि आखिर लैंड तो एक नेचुरल रिसोर्स है, ये तो भगवान का दिया उपहार है, तो हम इसे बाँट कैसे सकते हैं? They believed that time moved in cycles, and each tribe had accounts about their origins and their earlier history. इनका मानना था कि जो टाइम है वो साइकिल्स में मूव करता रहता है एंड इसीलिए ये क्या करा करते थे कि ये लोग अपने ट्राइब के बारे में हर डिटेल लिखा करते थे एंड अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन होती थी उसको बताया करते थे।
They could read the land, they could understand the climates and different landscapes in the way literate people read written text. बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि कैसे ये लोग लैंड को समझते थे, क्लाइमेट्स को समझते थे। उसी तरीके से जिस तरीके से जो लिटरेट पीपल हुआ करते थे, वो लोग रिटन टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। ये लोग तुरंत से बता दिया करते थे कि कब क्लाइमेट में हमें चेंज देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि नेचर को लेके काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे। इनको पता था कि कब क्या बदलाव आते हैं, क्यों आते हैं। ये आई एम नहीं है, ये इन है, ओके? ये इन है। सो इसमें यही बोला गया कि जैसे हम लोग रिटन टेक्स्ट पढ़ पाते हैं, वैसे ये लोग क्लाइमेट को समझा करते थे, नेचर को समझा करते थे। एनकाउंटर विद यूरोपियंस, आप खुद से सोचिए, यूरोपियंस सो कॉल्ड सिविलाइज्ड एंड उनके अकॉर्डिंग तो ये नेटिव पीपल उस हिसाब से अनसिविलाइज्ड ही होंगे। तो आप खुद सोचिए कि आखिर इन अनसिविलाइज्ड एंड सिविलाइज्ड के बीच में जब एनकाउंटर हुआ होगा तो आखिर क्या हुआ होगा? ये आप जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।